नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील यादव है। मैं एक क्वालिफाइड पोस्ट अकाउंटेंट हूं और मैं आज आपको बैंकिंग के ऊपर बताने वाला हूं। बेसिकली मैंने देखा है बहुत से लोगों को बैंकिंग के एडवांस को कैसे क्लासिफाई करते हैं और उनके प्रोविजनिंग के क्या नॉर्म्स होते हैं इसके बारे में जानकारी नहीं होती। बहुत से लोगों ने मुझे इस बारे में पूछा था, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए, लोगों को इस बारे में बताया जाए। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एडवांस एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स भी कह सकते हो आप इसे, प्रोविजनिंग नॉर्म्स। बैंक के एडवांस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। बैंक अपने जितने भी लोन्स एंड एडवांसेस कस्टमर्स को देता है उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एक पर्टिकुलर वे में रिकॉर्ड करता है, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एडवांस। तो इसमें दो तरह के हो सकते हैं। जितने भी वो लोन्स एंड एडवांसेस देता है वो या तो परफॉर्मिंग होंगे या होंगे नॉन परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग का मतलब जैसे इस नाम से पता लग रहा है कि परफॉर्मिंग मीन्स वो लगातार परफॉर्म करते जा रहे हैं। जब भी कोई बंदा बैंक से लोन लेता है और एक डिफाइनेट टाइम में होता है जब उसको अपनी ईएमआई पे करनी होती है। जनरली लोग मंथली प्रीमियम ईएमआई पे करते हैं मंथ के एंड में या किसी और भी तारीख को, किसी की ड्यू डेट हो सकती है। तो बेसिकली ये ड्यू डेट को अगर कोई भी कस्टमर अपनी ईएमआई पे करता रहता है और टाइमली पे करता है, कभी डिफॉल्ट नहीं करता, तो वो आएगा परफॉर्मिंग कैटेगरी। इसमें वो सब एसेट्स आती हैं जैसे किसी ने हाउसिंग लोन ले रखा है या व्हीकल लोन ले रखा है या किसी एमएसएमई बोर्ड ने कोई टर्म लोन लेकर रखा है। वो टाइमली अपना इंटरेस्ट को सर्व करता है या इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के जो ईएमआई बन रही है उसको सर्व करता रहता है। तो परफॉर्मिंग में कौन कौन से एडवांसेस होते हैं? परफॉर्मिंग में होते हैं ऑल स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड मीन्स जो टाइमली रिपेमेंट कर रहे हैं वो सारे के सारे लोन्स एंड एडवांसेस बैंक के लिए एसेट्स क्लासिफाई होते हैं और वो सारे के सारे स्टैंडर्ड सेट्स में काउंट होते हैं। इसमें जैसे मैंने यहां पे लिखा है SMA 0, SMA 1 और SMA 2। SMA का मतलब होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। बैंक में जो भी लोग टाइमली रिपेमेंट करते हैं, मींस जो लोग कभी भी कोई डिफॉल्ट नहीं करते, जिनका एक दिन का भी कोई डिफॉल्ट नहीं है, वो सभी लोग कहलाएंगे स्टैंडर्ड। हालांकि कुछ लोग पेमेंट में डिफॉल्ट कर देते हैं तो उनको वो, हालांकि लोग वो स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन बैंक उनको अलग ढंग से क्लासिफाई करता है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि इन बोरोवर्स को कई बार क्या होता है, बोरोवर्स को पता ही नहीं होता है कि उसकी कोई ईएमआई ड्यू हो रखी है और वो अपनी पेमेंट को डिफॉल्ट कर देता है। उस केस में बैंक अगर इसको अलग से क्लासिफाई नहीं करेगा SMA 0, SMA 1 और SMA 2 में, तो कस्टमर्स को बता भी नहीं पाएगा कि भाई आपका ये ईएमआई कितने दिनों से ड्यू है। तो बैंक कस्टमर्स को अवेयर कराने के लिए कि भाई आपका लोन का जो रिपेमेंट है वो इतने दिन से डिफॉल्ट हो गया है, उसको क्लासिफाई करने के लिए बैंक ने अलग नॉर्म्स बना रखा है कि भाई हम सभी लोन्स एंड एडवांसेस को अपने, अगर किसी ने डिफॉल्ट किया, किसी ने 0 से 30 डेज में डिफॉल्ट किया, मान लो एक दिन से ज्यादा, रिपेमेंट उसका डेट था एंड ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ द मंथ से, अगर अभी जो मंथ चल रहा है से 31 मई उसका ईएमआई है, वो उसको ईएमआई पे करना था 31 मई को, लेकिन किसी भी कारण से अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वो 31 मई को अपनी ईएमआई नहीं भर पाता या वो भूल गया, स्किप कर गया, डिफॉल्ट कर गया, तो वो स्टेट में अकाउंट हालांकि है वो स्टैंडर्ड एसेट्स थी, लेकिन वो SMA 0 कैटेगरी में चला जाएगा और अगले 30 दिन तक वो SMA 0 में रहेगा। उसके बाद भी अगर वो बोरोवर नहीं भरता है 30th डे तक भी, और ओवर ड्यू अमाउंट रहता है 31 डे, 30 डेज क्रॉस कर देता है, 31th डे अकाउंट में रिपेमेंट नहीं हुआ, डिफॉल्ट चला 31, तो फिर वो अकाउंट चला जाएगा SMA 1 में। मींस डिफॉल्ट अगर मोर देन 30 डेज है लेकिन 60 डेज से कम है तो अकाउंट SMA 1 में चला जाएगा। फिर अकाउंट 60 डेज में भी पेमेंट नहीं आया मान लो अकाउंट में, और अकाउंट लगातार डिफॉल्ट में रहा ओवर 60 डेज, मोर देन 60 डेज, इन दैट केस अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज SMA 2। SMA 2 मींस ये अकाउंट कभी भी एनपी हो सकता है। इस अकाउंट में बैंक को स्पेशल केयर की जरूरत होती है। तो बैंक जब कस्टमर्स को
बताता है तो सबसे पहले कोशिश करता है कि SMA 2 वाले जितने भी अकाउंट्स हैं उनको तुरंत स्टैंडर्ड करवाए, फिर उसके बाद SMA 1 वालों को अकाउंट तुरंत स्टैंडर्ड करवाए, और फिर उसके बाद SMA 0 वालों। तो हायरार्की अगर हम समझे तो सबसे अच्छी असेट्स कौन सी होगी? स्टैंडर्ड असेट्स, जिसमें एक दिन का भी डिफॉल्ट नहीं है। उसके बाद जिसमें थोड़ा बहुत डिफॉल्ट हुआ, 30 डेज से लेस देन 30 डेज डिफॉल्ट हुआ, तो SMA 0 होगा। हालांकि वो स्टैंडर्ड असेट्स ही है, लेकिन SMA 0 में क्लासिफाई करेगा बैंक उसको। स्पेशल मेंशन अकाउंट, SMA का मतलब होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट, मींस बैंक ने अपने खुद के पर्पज के लिए, अपने डिपार्टमेंट को बताने के लिए कि भैया हमें इन बोरोवर को बताना है कि आपका अकाउंट कभी भी NPA हो सकता है, अलग से क्लासिफाई किया हुआ। RBI ने ये प्रिस्क्राइब करके रखा है कि आप SMA कैटेगरी में अपने सभी बोरोवर्स के अकाउंट को क्लासिफाई करेंगे, कस्टमर्स को बताएंगे, इन कस्टमर्स को कोशिश करेंगे स्टैंडर्ड सेट्स में हम कन्वर्ट करें, तो सभी को बोलेंगे आप टाइम रिकमेंड करो। तो ये हुआ SMA 0, SMA 1, SMA 2 का मतलब। अगर अकाउंट 90 डेज तक भी डिफॉल्ट में रहा, मोर देन 90 डेज, और 90 दिनों तक भी किसी बोरोवर ने, किसी कस्टमर ने पेमेंट अपने लोन अकाउंट में नहीं डाला, उस केस में ये अकाउंट यहां से अब परफॉर्मिंग नहीं रहा। ये अगर 90 डेज तक रहा, अप टू 90 डेज इट विल बी परफॉर्मिंग, लेकिन मोर देन 90 डेज के बाद सीधा अकाउंट यहां पे आ जाएगा। ये कहां पे आ जाएगा? नॉन परफॉर्मिंग। अब कंफर्म नहीं है कि वो पैसा देगा या नहीं देगा। अब वो अकाउंट परफॉर्म नहीं कर रहा रेगुलरली, यहां पे कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा था, इसलिए परफॉर्मिंग था। अब वो करेगा या नहीं करेगा, ये चला गया नॉन परफॉर्मिंग। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आगे हमने बोला ये तो हो गया एसेट का क्लासिफिकेशन, एक होगा परफॉर्मिंग, एक हो गया नॉन परफॉर्मिंग। अब जैसे परफॉर्मिंग में है स्टैंडर्ड असेट्स SMA 0, SMA 1, SMA 2, ऐसे ही नॉन परफॉर्मिंग में क्या है? सब स्टैंडर्ड असेट्स। कोई भी ऐसा अकाउंट जिसमें पैसा 90 डेज तक डिफॉल्ट में रहा, वो सबसे पहले यहां से उठ के कहां जाएगा? सब स्टैंडर्ड असेट्स। मींस यहां पे डिफॉल्ट कितने दिन हो गया? मोर देन 90 डेज। कोई भी ऐसा अकाउंट जिसमें लोन का रीपेमेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल का ओवरड्यू मोर देन 90 डेज रहा, 90 डेज तक वो सर्विस नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ, तो वो अकाउंट क्लासिफाई हो जाएगा सब स्टैंडर्ड असेट्स। आगे इसमें दूसरा पार्ट है डाउटफुल असेट्स। डाउटफुल असेट्स कौन सी होती है? कोई भी ऐसा अकाउंट जो पूरे 12 महीने तक यहां पड़ा रहा, पहले 90 दिन यहां था, फिर 12 महीने तक यहीं पड़ा रहा, 12 महीने तक भी इसमें पैसा नहीं आया, तो फिर बैंक करता है भैया 1 साल हो गया है, 90 दिन वहां पड़ा रहा, 12 महीने यहां हुए, 12 मंथ्स यहां पे पास हो गए, फिर उसको डाल देता है डाउटफुल में। मतलब अब तक यहाँ पे चांस था कि पैसा आएगा, फिर बैंक सोचता है कि डाउटफुल हो गया, अब तो पैसा आने की संभावना और भी कम हो गई, फिर ये पैसा डाउट 1 ईयर होगा दोनों का मिला के या सिर्फ एक का मिला के? सब स्टैंडर्ड एसेट्स वो एसेट्स होंगी जो NPA रही लगातार 12 महीने। 12 महीने, ओके। अगर NPA कैटेगरी में रही, NPA कब होगी? मोर देन 90 डेज के बाद। तो 90 डेज तक, अप टू 90 डेज, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, यहां पे जो भी एसेट्स होंगी वो होंगी अप टू 90 डेज। अप टू 90 डेज वाली एसेट्स यहां पे होंगी, और वहां पे कौन सी होंगी? मोर देन 90 डेज। यहां पे कौन सी होंगी? मोर देन 90 डेज। यहां पे 90 दिन तक ही, 90 दिन के बाद सीधा नॉन परफॉर्मिंग में आ जाएंगी। नॉन परफॉर्मिंग में सब स्टैंडर्ड कब तक रहेंगी? 90 दिन से तो ज्यादा हो गया, लेकिन 12 महीने तक यहां पड़ी रहेगी, अप टू 12 मंथ्स। 12 मंथ्स अप टू 12 मंथ्स, अप टू 12 मंथ्स कहां पर रहेंगी? ये सब स्टैंडर्ड असेट्स में रहेंगी। उसके बाद 12 यहां पे 90 डेज रही, फिर 12 महीने यहां पे रही, उसके बाद भी बोरोवर ने पैसा नहीं भरा, तो फिर बैंक उनको क्लासिफाई करेगा डाउटफुल असेट्स। डाउटफुल में क्या लेके आएगा? डाउटफुल में भी कैसे है? डाउटफुल में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, D1 मतलब डाउटफुल 1, D2 मींस डाउटफुल 2, और तीसरा है D3 यानी कि डाउटफुल 3। इसका भी क्लासिफाई करने का तरीका कैसे है? अगर ये अकाउंट सब स्टैंडर्ड रहा, मींस यहां पे रहा कितना? मोर देन 1 ईयर। इस कैटेगरी में कितने दिन रहा? मोर देन 1 ईयर रहा। अगर मोर देन 1 ईयर रहा तो D1 कहलाएगा। अगर ये 1 से 3 साल तक यहां पड़ा रहा तो D2 में चला जाएगा, और अगर ये मोर देन 3 ईयर्स रहा तो ये D3 में चला जाएगा। फिर हो सकता है कि
इतने के बाद भी पैसा ना आए, तो फिर बैंक बोलता है कि भाई अभी आने की संभावना ना के बराबर है। मतलब 1 साल अकाउंट यहां पड़ा रहा, 3 साल यहां हो गए, मोर देन 3 years यहां पर रहा, तो अब ये पैसा आने की संभावना ना के बराबर होगी। तो बैंक बोलता है अब इनको सीधा डायरेक्टली आप लॉस में। ये सारी गाइडलाइंस आरबीआई की है। आरबीआई ने प्रेस्क्राइब करके रखा है एसेट को कैसे क्लासिफाई करना है बैंकिंग इंडस्ट्री को, और कैसे वो प्रोविजनिंग नॉर्म्स करेगा। अब उसके बाद सीधा असेट्स कहां पे क्लासिफाई हो जाएगी, लॉस असेट्स बन जाएगी, और फिर उस पे प्रोविजनिंग का जो परसेंटेज है वो 100% हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोविजनिंग कैसे करनी है। अब ये बातें थी जो कि भाई असेट को क्लासिफाई कैसे करेंगे, ये हमारे समझ में आ गई। परफॉर्मिंग असेट्स होती है और एक नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होती है। परफॉर्मिंग में कौन सी होती है, ऑल स्टैंडर्ड असेट्स होती हैं। बैंक उनको आगे फर्दर क्लासिफाई कर लेता है, तो SMA1 SMA2 में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में आप रिकॉर्ड करके रखेगा, ताकि इजीली आइडेंटिफाई हो कि भाई कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसमें बिल्कुल भी कोई ओवरड्यू नहीं है, कुछ ऐसे अकाउंट है जिनमें 30 डेज का ओवरड्यू है, कुछ ऐसे अकाउंट है जिसमें मोर देन 60 डेज का ओवरड्यू है, तो यहाँ पे परफॉर्मिंग में आएगा। और अगर नॉन परफॉर्मिंग है, डिफॉल्ट कितने दिन का हो गया, मोर देन 90 डेज। अगर मोर देन 90 डेज का डिफॉल्ट हो रहा तो अकाउंट फिर यहाँ पे कैटेगराइज होंगे सब स्टैंडर्ड्स में, डाउटफुल असेट्स में और लॉस असेट्स में। तो सब स्टैंडर्ड में 12 महीने तक, मोर देन 90 डेज यहाँ पे आया और 12 महीने तक रहा तो यहाँ इसी कैटेगरी में रहेगा। डाउटफुल में D1 D2 D3 मैंने बताया। अब अगर मोर देन 1 ईयर हुआ तो यहाँ पे D1 रहेगा। फिर अगर 1 से 3 साल के बीच में ओवरड्यू रहा ये वाला तो D2 में चला जाएगा। उसके बाद 3 साल से ज्यादा रहा यहाँ पे तो D3 में चला जाएगा। और उसके ऊपर भी अगर पेमेंट नहीं आया, डिफॉल्ट में चलता रहा अकाउंट, तो फिर ये सीधा का सीधा इट विल बी क्लासिफाइड एज लॉस एसेट्स डायरेक्टली। अब हम बात करते हैं प्रोविजनिंग नॉर्म्स। तो प्रोविजनिंग के नॉर्म्स क्या हैं? प्रोविजनिंग के नॉर्म्स भी आरबीआई ने डिस्क्राइब करके रखा है। बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, आप पब्लिक से एडवांस लेते हो और पब्लिक से डिपॉजिट लेते हो, सॉरी एडवांस पब्लिक से आप डिपॉजिट लेते हो, उस डिपॉजिट को फर्दर पब्लिक को ही एडवांस के रूप में दे देते हो, बीच में आप मार्जिन से आप अपना प्रॉफिट करते हो। जब भी पैसा कहीं पे इन्वॉल्व होता है, जब पैसा आप किसी को दे देते हो, देने के बाद उसके आने की संभावना कम होती है, गारंटी नहीं है वो आएगा कि आएगा। तो उस केस में अगर ये बैंक प्रोविजनिंग नॉर्म्स ना बनाए आरबीआई, इसका पर्पज क्या है बनाने, इसके पीछे पर्पज ये है कि अगर ये प्रोविजनिंग नॉर्म्स आरबीआई नहीं बनाएगा तो धीरे धीरे बैंक की कैपिटल इरोज होती रहेगी। मतलब उसके एडवांस वो मार्केट में पब्लिक के पैसे से एडवांस तो देता रहेगा, लेकिन उसमें डिफॉल्ट भी साथ साथ होता रहेगा। तो पता लगा जितना पैसा पब्लिक से इकट्ठा किया उससे ज्यादा का तो डिफॉल्ट खड़ा हो गया, तो पब्लिक का पैसा बाद रीपेमेंट कैसे होगा? तो उसको इंश्योर करने के लिए भाई आप पब्लिक का पैसा लेके बैंकिंग इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हो, यहां से पैसा ले रहे हो, वहां दे रहे हो, बीच में मार्जिन कमा रहे हो, तो ऐसा ना हो कि आप धीरे धीरे करके सारा का सारा पैसा पब्लिक से लेके उससे ज्यादा का लैंडिंग कर डालो और पता लगा बाद में पैसा है ही ना, सारा का सारा डिफॉल्ट हो जाए तो बैंक पूरा का पूरा डूब जाएगा। तो बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक रखने के लिए आरबीआई ने बोला कि भैया प्रोविजनिंग नॉर्म्स हैं, आपको कुछ हिसाब से एसेट साइज कैसी भी हो आपके बुक्स में, आपको उसका कुछ प्रोविजन करके रखना पड़ेगा। तो ये आगे हम बात करेंगे प्रोविजनिंग। तो बैंक ने बोला कि जितने भी यहां पे एसेट्स हैं परफॉर्मिंग है, ये सारी की सारी स्टैंडर्ड एसेट्स हैं। इवन दो अकाउंट्स डिफॉल्ट में है, SMA0 SMA1 SMA2 ये सारी भी स्टैंडर्ड एसेट्स ही होती है। तो यहां पे जो भी स्टैंडर्ड एसेट्स हैं उनके ऊपर अगर एडवांस है, एग्रीकल्चर एडवांस है या माइक्रो एंड स्मॉल, पर मीडियम नहीं है यहाँ पे, मीडियम वाला फिर कहां पे जाएगा, अदर्स में। यहाँ पे दो ही कैटेगरीज हुई, कौन सी हुई, माइक्रो एंड स्मॉल। MSME में भी गाइडलाइंस देकर रखी है कि MSME एक्ट के तहत इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करके रखा हुआ, किसमें, माइक्रो में, स्मॉल में एंड मीडियम। इसके ऊपर मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो भी डालूंगा कि MSME एक्ट में कैसे क्लासिफाई करते हैं इंडस्ट्रीज को अलग अलग सेगमेंट में, तो वो एक अलग विषय रहेगा, उसमें हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे अगर समझते हैं हम, तो ये एग्रीकल्चर एडवांस, जितने भी एग्रीकल्चर फार्मर्स को जो एडवांस दिए जाते हैं उसमें भी डिफॉल्ट की संभावना है कि पैसा पूरा, कोई भी एडवांस आप दे दोगे तो गारंटी नहीं है कि पैसा पूरा आएगा ही आएगा। तो उसके लिए एग्रीकल्चर एडवांस और माइक्रो एंड स्मॉल, मीडियम यहाँ पे नहीं है, उन सब में बोला 0.25% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। यहाँ पे मैंने लिखा है OS का मतलब है मींस आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो ये जो OS आउटस्टैंडिंग बैलेंस, मान लो आपने किसी बोरोवर को, किसी एग्रीकल्चरिस्ट को या फार्मर को, मान लो आपने 3 लाख का लोन दिया, टर्म लोन दिया, और 1 साल तक उसने ठीक पेमेंट किया, बाद में 1 साल बाद उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में मान लो 2,80,000 रुपए भी आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ,
एक साल बाद तो 31 मार्च को जब बैंक अपनी बुक क्लोज करेगा उस टाइम में उसको आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर मींस 2,80,000 के ऊपर 0.25% के हिसाब से प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। हालांकि एसेट स्टैंडर्ड है, पता है पैसा टाइमली फ्री पेमेंट कर रहा है, लेकिन फिर भी डिफॉल्ट की संभावना है, लेकिन डिफॉल्ट की संभावना बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे सबसे कम है प्रोविजनिंग 0.25%। फिर आगे मैंने लिखा है सीआरई कमर्शियल रियल एस्टेट। कमर्शियल रियल एस्टेट जितने भी डेवलपर्स हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट के जो डेवलपर हैं वो रेजिडेंशियल या कमर्शियल यूनिट्स बनाते हैं। अगर रेजिडेंशियल यूनिट बनाए तो वो यहां पे चला जाएगा, हाउसिंग पर्पज से है तो 0.75% का प्रोविजनिंग होगा, मींस कम होगा। लेकिन अदर देन हाउसिंग है तो रियल कमर्शियल रियल एस्टेट में जैसे वो शॉप्स बनाता है या कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाता है, इस केस में यहां पे कितना लेना पड़ेगा प्रोविजन, 1% ऑफ आउटस्टैंडिंग, 1% ऑफ आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे 1%, रेट थोड़ा ज्यादा है और मैंने कहा हाउसिंग में कम है। उसके बाद हम बात करते हैं उसके अलावा जो भी बच गया, यहाँ पे स्पेसिफिकली ये लिखा है उसके अलावा जो बच गया वो कहां पे क्लासिफाई होगा, अदर्स में। और अदर्स में कितना है प्रोविजन, तो स्लाइटली से थोड़ा ज्यादा है 0.40, मतलब यहाँ 25 पैसे का है, यहाँ पे 40 पैसे का है। हाउसिंग है तो 75 पैसा है, कमर्शियल रियल एस्टेट है तो 1 रुपए, मोटा मोटा ऐसे। फिर हम बात करते हैं ये पूरा का पूरा किसकी बात है, स्टैंडर्ड की, परफॉर्मिंग की बात कर रहा है। मींस यहां पे अगर डिफॉल्ट भी हुआ है तो 90 डेज, लेस देन 90 डेज का डिफॉल्ट है तो उसमें प्रोविजनिंग कैसे करेंगे, लेकिन 90 डेज ऊपर हो गया तो फिर संभावना भी डिफॉल्ट की बहुत ज्यादा है। उस केस में सब स्टैंडर्ड अगर असेट्स है सब स्टैंडर्ड मींस 90 डेज से तो ज्यादा हो गया इसको, अब पैसे आने की संभावना यहां के मुकाबले में तो मतलब मान लो कि कम ही है, बहुत कम, तो बोलता है सब स्टैंडर्ड असेट्स है लेकिन सिक्योर्ड है, कोई कोलैटरल है उसके बेस में, या जैसे हाउसिंग व्हीकल लोन है तो हाइपोथिकेशन करके रखा हुआ है हमने, तो सिक्योर्ड है, कोई सिक्योरिटी उसके अगेंस्ट में खड़ी हुई है, उस केस में। और कुछ केस ऐसे भी होंगे जहां पे अनसिक्योर्ड होगा, कुछ भी होगा ही नहीं कोलैटरल या कोई सिक्योरिटी नहीं है, उस केस में तो दो तरह के इसमें कैटेगरी बनाई, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। इसमें लिखा है सब स्टैंडर्ड अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई एडवांस लोन दिया हुआ है उस केस में सिक्योर्ड में 20% और अनसिक्योर्ड में 25%, लेकिन उसके अलावा ये स्पेसिफिक है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लेकिन जनरल में कोई भी लोन हो ये जनरल में आएगा, सिक्योर्ड अगर है उसके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी है बैंक के पास जिसको सेल आउट करके कुछ पैसा अपना रिकवर कर सकता है, उस केस में 15% और अनसिक्योर्ड है तो 25%। तो यहाँ पे कैटेगरी कौन सी बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेसिफिकली लिखा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर है तो 20% सिक्योर्ड में और अनसिक्योर्ड में 25%, और जनरल में उसके अलावा अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो भी लोन्स हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया हुआ है तो वो यहाँ पे, उसके अलावा जो भी लोन्स हैं वो जनरल में आएंगे, सिक्योर्ड में 15% और अनसिक्योर्ड में 25%। फिर हम आते हैं डाउटफुल असेट्स में। डाउटफुल में भी 3 कैटेगरी है, D1, D2 और D3। इसमें भी सेम फॉर्मूला, सिक्योर्ड अगर है तो प्रोविजनिंग अलग है, अनसिक्योर्ड है तो प्रोविजनिंग अलग है। यहाँ पे सिक्योर्ड है तो सेम ये वाला प्रोविजन है, सिक्योर्ड अगर है यहाँ अनसिक्योर्ड में 25 था, यहाँ सिक्योर्ड में 25 कर दिया, क्योंकि डिफॉल्ट कितने दिन का हो गया, मोर देन 12 मंथ्स हो गया, तो यहाँ पे सिक्योर्ड में 25% रहेगा। मैंने यहाँ पे लिखा है आरवीएस, आरवीएस का मतलब होता है रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, मतलब अगर यहाँ पे कोई सिक्योरिटी क्रिएट करके रखी है और उसकी कोई वैल्यू होगी, उस वैल्यू का 25% बोल रहा है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, आरवीएस की बात कर रहा है। हमारे पास सिक्योरिटी कोई खड़ी है, वो सिक्योरिटी की जो वैल्यू होगी, बैंक अपने पास जो भी सिक्योरिटी लेता है, कोलैटरल सिक्योरिटी लेता है तो उसका वैल्यूएशन करवाता है किसी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से। तो वैल्यूअर जो वैल्यू देता है प्रॉपर्टी की प्रेजेंट में मार्केट वैल्यू, उस मार्केट वैल्यू को बेस मान के बैंक अपने एडवांस में प्रोविजनिंग की के जो नॉर्म्स को फॉलो करता है। तो यहाँ पे आरबीएस का 25% अगर D1 कैटेगरी में है, लेकिन अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है इसका मतलब अगर सिक्योर्ड है तो गारंटी कुछ संभावना है कि लोग पैसा दे भी देंगे, हमारा पैसा रिकवर होने के चांस ज्यादा है, तो यहाँ पे 25%। और अगर अनसिक्योर्ड है तो हमारे पास कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, इसका मतलब आने की संभावना बहुत कम है, तो सीधा सीधा अनसिक्योर्ड है तो 100% करेंगे। मतलब जितना का आउटस्टैंडिंग बुक में खड़ा हुआ है ना पूरा का पूरा, ऐसे ही इस केस में अगर D2 में है, D2 कैटेगरी में 40% ऑफ आरबीएस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी का, और अगर अनसिक्योर्ड है तो 100%। ऐसे केस में D3 कैटेगरी में ये रहेगा 100%, क्योंकि मोर देन 3 इयर्स आने की संभावना ना के बराबर है, भले ये सिक्योर्ड है बट यहाँ पे प्रोविजनिंग कितनी रहेगी 100%, और अगर अनसिक्योर्ड है तो इस केस में भी 100%। अब बात करते हैं लॉस असेट्स की। लॉस असेट्स में कितना भी आउटस्टैंडिंग उसका पूरा का पूरा 100% किसमें कैटेगराइज होगा, पूरा का पूरा लॉस असेट्स में
उसके अलावा बैंक के इंटरनल ऑडिटर या एक्सटर्नल ऑडिटर, यानी कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर ने किसी असेट्स को बोला, किसी असेट्स के बारे में बोला उसने कि भाई ये आपकी जो असेट्स है ना, ये मेरे हिसाब से पूरी की पूरी लॉस है, या उसने स्पेसिफिकली लिख दिया असेट्स के बारे में भाई ये मेरे हिसाब से है ही नहीं। तो अगर किसी असेट्स के बारे में बैंक के इंटरनल ऑडिटर ने या एक्सटर्नल ऑडिटर ने स्पेसिफिकली लिखा है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, तो वो असेट्स डायरेक्टली लॉस असेट्स में क्लासिफाई हो जाएगी, और जैसी क्लासिफाई होगी तो प्रोविजनिंग के नॉर्म्स उससे 100% हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब आज का हमारा टॉपिक था, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एडवांस एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स। आशा है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।